स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट कवर करेंगे। शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी बड़ी अपडेट हैं। कल देर रात से ही कल देर शाम से ही लगभग ढेर सारी अपडेट आ रही हैं। और इसमें प्रमुखता से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात 69,000 भर्ती के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया कि आज आयोग में सुनवाई है। बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, हल्की फुल्की सुनवाई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है। और कुछ बहनें कुछ मित्र कमेंट कर रहे थे कि सर आयोग के पास अधिकार है कि भर्ती प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, हस्तक्षेप उसमें कर सकता है। तो जी बिल्कुल, संवैधानिक पीठ है और 338B के तहत संवैधानिक पीठ का दर्जा मिला हुआ है। तो उनके कुछ अधिकार हैं जो उनके वर्ग के शोषित अभ्यर्थियों के लिए वो पीठ बनाई गई है। अगर वो अपने शोषण को लेकर अपनी बात रखते हैं तो वो पीठ उनके साथ खड़ी होकर, उनके पक्ष में खड़ी होकर सरकार से और संवैधानिक पीठ होने के नाते जो आपका विभाग रहेगा जो उससे प्रश्न पूछ सकती है और उस पर अपनी बात को रखने का भी मौका दे सकती है। तो वैसा ही विभाग को मौका दिया गया है। आपके निदेशक, उप निदेशक, PNP सचिव सबको आज यहाँ पर मौजूद रहने के लिए बोला गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी चीज़ों के बीच में सरकार अपनी 68,500 भर्ती में क्या उसने MRC पर बातचीत की थी और 69,000 भर्ती में क्या हुआ है, इस पर उनको एकदम अच्छे से क्रिएशन देना है। भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों का डाटा जो है और फिर उसके बाद जो डाटा तैयार किया गया है, चयनित मेरिट के बाद आपकी जिला आवंटन मेरिट में क्या क्या डिफरेंस क्रिएट किए गए हैं, कौन किस कैटेगरी में भर्ती कितना चयनित हुआ है, पूरा एक खाका जो तैयार किया गया उसके अनुरूप ही उत्तर देना है। और ये समुचित उत्तर सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो भर्ती प्रक्रिया में आयोग की तरफ से कोई बाधा नहीं देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आज इस पर कुछ बेहतर आपको देखने को मिले। इसके अलावा सबसे जो हल्ला मचाया हुआ है वो है CET, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट कह रहे हैं इसको। इसमें सभी भर्तियों की एक परीक्षा होगी, यानी कि आप SSC के, रेलवेज़ के, बैंकिंग के जो अलग अलग एग्ज़ाम्स आप ऑर्गेनाइज होते थे, अब सबको एक साथ क्रिएट करते हुए एक मंच पे आप एग्ज़ाम देंगे। और एक बार में अगर आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइड होते हैं तो आप 3 सालों के लिए वैलिड होंगे। इन 3 सालों में जितनी भी भर्तियाँ आएंगी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से आपके जो फॉर्म फिलअप करते थे, पैसे बहुत ज़्यादा आपके इन्वेस्ट होते थे, अलग अलग समय पर आपको फॉर्म लगातार फिल करना पड़ता था, कुछ फॉर्म आपके छूट भी जाते थे। तो अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है, इसका अगर पॉजिटिव पहलू देखा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उत्तर प्रदेश की वो है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गठित की है टास्क फोर्स। और इस टास्क फोर्स में कौन कौन है और क्या क्या काम होगा, इस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। इसके अलावा RO परीक्षा केंद्रों में प्राथमिकता की बात देने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात यहाँ से प्रारंभ करते हैं। CET एग्ज़ाम राहत है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। उम्मीदवारों को ग्रुप B, ग्रुप C के अलग अलग परीक्षा देने के झंझट से मुक्ति, यानी जो भी नॉन गैजेटेड रैंक थी आपकी, जो गजट जारी करने का जिनके पास अधिकार नहीं था, उस लेवल तक की जितनी परीक्षाएं हैं उसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत रख दिया गया। सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा है। 2.5 करोड़ से अधिक युवा आपके 1,25,000 पदों के लिए अब देते रहेंगे परीक्षा। 20 एजेंसियां अभी परीक्षा आयोजित करवाती हैं। 3 साल के लिए मान्य होगी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट। इस कवायद के फ़ायदे क्या क्या हैं कि परीक्षाओं की तारीखों एक साथ आ जाने से कई बार परीक्षा भी छोड़नी पड़ती है, जो अब नहीं होगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात कि परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, तो वो भी एक समस्या खत्म होगी। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा, ये पॉजिटिव बात है। और अगली बात क्या है कि एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च भी में उसमें कमी आई, क्योंकि बार बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बार बार अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं, तो हर तरीके से आपके लिए रिलैक्सेशन है। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, IBPS के प्रतिनिधि मंडल जो संचालक मंडल में शामिल होंगे। और अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 माह लगते हैं। CT से वह समय भी घटेगा। तो ये कहने की बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए है। और कैबिनेट के अन्य फैसले भी हैं कि 285 रुपये प्रति, ये तो अलग बात है, हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़ी बातचीत करते हैं। इस पर आपके प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है
कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा और एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी और इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्शन से जो बार बार परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह उठते थे, बार बार सेंधमारी की जो बात हर परीक्षाओं में आती थी, और उस पर भी लगाम लगाई जाएगी क्योंकि पूरी तरीके से सब लोग एकजुट हैं यहाँ पर। क्योंकि एक परीक्षा हो जाएगी, सभी लोगों की सहूलियत क्या हो जाएगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी की आरंभिक परीक्षा की अर्हताएँ समान होंगी, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और सरकार ने पूर्व में MBBS में प्रवेश के लिए भी एक टेस्ट किया था जो सफल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया और पहले यह कार्य CBSE व अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। अब साल में 2 बार ये परीक्षा होगी और अगर आप इसमें नहीं कुछ अच्छा क्रिएट कर पा रहे हैं तो आपको सुधार का भी मौका देखने को मिलेगा ताकि आप स्कोर अपना बेहतर कर पाएँ और निजी क्षेत्र में भी पहल करने पर भी इस पर फोकस रहेगा। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अलग फैक्ट की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु टास्क फोर्स गठित हो चुका है। सबसे पहले लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा आगे तत्पर रहती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उत्तर प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित कर दिया जा चुका है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी की टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे तथा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी सह अध्यक्ष होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब इसमें कौन कौन है इसको आइए जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की जाएगी टास्क फोर्स के जरिए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उत्तर प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन को संस्तुति प्रदान की है और माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे और सतीश चंद्र द्विवेदी जी ये सह अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर GC त्रिपाठी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद श्रीमती रेणुका कुमार ACS बेसिक शिक्षा विभाग सहित अन्य 15 सदस्य भी हैं। सुश्री S राधा चौहान ACS ये प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हैं। श्रीमती मोनिका S गर्ग ACS ये भी हैं। उच्च शिक्षा विभाग श्रीमती आराधना शुक्ला ACS माध्यमिक शिक्षा विभाग। श्री अनिल स्वरूप पूर्व सचिव भारत सरकार। श्री अशोक गांगुली पूर्व अध्यक्ष CBSE भी इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। और इसमें कई लोग और हैं। विनय पाठक जी कुलपति AKTU के हैं लखनऊ। श्री वाचस्पति मिश्र अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। VP खंडेलवाल पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा। श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा भी इस टास्क फोर्स के सदस्य नामित किए गए हैं। और इस महत्वपूर्ण टास्क फोर्स में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद मोहन, डॉक्टर निशी पांडे तथा डॉक्टर अब्बास नैयर भी इसके सदस्य के रूप में सेवाएं देंगे। श्री विजय किरण आनंद जो महानिदेशक सर्व शिक्षा अभियान टास्क फोर्स के सदस्य सचिव भी होंगे। तो ये 17 लोग हैं जो टास्क फोर्स के अंतर्गत हैं। और नई शिक्षा नीति आपको जल्द अब नए सत्र से, यानी जो परीक्षाएं अब आपकी हो रही हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उससे लागू हो जाएंगी। उसको अगर आपने देखा है तो डिटेल देख लीजिएगा और अगर आप चाहेंगे तो उस पर वीडियो भी एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी जो पूरी समर्पित रहेगी नई शिक्षा नीति 2020 पर। और अंत में बात कर लेते हैं ROA की। ROA 2016 के अभ्यर्थियों से मांगी केंद्रों की प्राथमिकता। प्रदेश के 17 जिलों में 13 सितंबर को होगी परीक्षा और 3 मई को होनी थी पुनर्परीक्षा, लेकिन उसको हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ROA यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 13 सितंबर को होगी। प्रदेश के 17 जिलों आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली व वाराणसी में केंद्र बने हैं। और आयोग ने अभ्यर्थियों से उनकी प्राथमिकता वाले 3 जिलों के नाम पूछा है और अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प भरना होगा। उन्हें 25 अगस्त तक ये समय दिया गया है, इसके बाद किसी का विकल्प नहीं लिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं ROA से संबंधित वो अपनी 3 प्राथमिकता वाले जिले दे दें जो उनके घर से परीक्षा केंद्र जो पास में पड़ते हैं जो जिले,
वहाँ तक वो दे दें, ताकि वो इस कोविड जैसे हालात में सुरक्षित रह सकें और ज़्यादा लंबी उनकी यात्रा ना हो सके। तो ये कुछ प्रमुख अपडेट रहे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राज एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।